गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने देखा था पुष्प के भाग, और पुष्प के भाग में नर जननांग और मादा जननांग के बारे में पढ़ा। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से। और हमने जो हेडिंग डलवाई थी उसमें जायांग, और जायांग पढ़ने से पहले पुष्प का जो नर भाग है जिसे कहते हैं पुमंग, और पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बनता है हम लोगों ने देखा। और प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग थे, परागकोश, योजी और पुतंतु। परागकोशों में परागकणों का निर्माण होता है, और इसी प्रोसेस को या इसी प्रक्रिया को हम समझ लें लघु बीजाणु जनन, जिसे परागकण भी कहते हैं, लघु बीजाणु जनन भी कहते हैं और लघु बीजाणु भी कहते हैं। अर्थात परागकोशों के अंदर परागकणों के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। कभी भी डायरेक्ट परागकण नहीं बनते हैं, पहले बनती हैं परागमात्र कोशिकाएं, और वे परागमात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। इसके पश्चात वो बन जाते हैं परागकण। परागकण परागकोशों के अंदर भरे होते हैं। जब परागकोश फटते हैं तो वो परागकण बिखर जाते हैं, और बिखर कर या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं या किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। ये परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, जिसे परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये तो हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ तक पहुँचे वो वर्तिकाग्र पर किसी माध्यम से, जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, यहाँ तक कि मनुष्य के द्वारा भी, जिसे इमास्कुलेशन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ लें थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में या फीमेल प्रजनन अंगों के बारे में। और फीमेल प्रजनन अंगों में एक सबसे इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक में क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाता है, और इसको कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन या ऐसी को लिख लें पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश का विकास पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश का विकास या 8 केंद्र की भ्रूणकोश का विकास या गुरु बीजाणु जनन। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले देखें कि न्यूसेलस या बीजांडकाय की एक कोशिका आकार में बड़ी होने लगती है, जिसे कहते हैं प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल। प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल, इस कोशिका में होता है विभाजन, और 1 से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, जिसमें से ऊपर वाली कोशिका को पैराइटल सेल और नीचे वाली को स्पोरोजीनस सेल कहते हैं। 2 कोशिकाएं बनी, जिसमें ऊपर वाली को पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल, और नीचे वाली को स्पोरोजीनस सेल कहते हैं। 2 से 3 कोशिकाएं बन जाती हैं, और 3 से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। इन 4 कोशिकाओं में, जिसको लाइनिया टेट्रेड ऑफ मेगास्पोर, चूँकि चारों कोशिकाएं एक लाइन से एक निश्चित क्रम में होती हैं, इसलिए इसे कहा जाता है लाइनियर टेट्रेड ऑफ
मेगास्पोर। इनमें से ऊपर की 3 कोशिकाएं नष्ट होकर चौथी कोशिका को, नीचे वाली कोशिका को पोषण प्रदान करती हैं और ये कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। इसे कहा जाता है क्रियात्मक या क्रियाशील गुरु बीजाणु कोशिका। और इसके पश्चात जो ऊपर वाली 3 नष्ट हो जाती हैं, जो एक कोशिका नीचे वाली बचती है वो आकार में बड़ी हो जाती है और बड़े होने के पश्चात उसके न्यूक्लियस 2 भागों में बढ़ जाता है और बीच में बनता है वैक्यूल या रिक्तिका या खाली स्थान। 2 से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, 4 से 8 कोशिकाएं बन जाती हैं और उन 8 कोशिकाओं में 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर और 3 कोशिकाएं नीचे की ओर, बीच में 2 कोशिकाएं जो है व्यवस्थित हो जाती हैं या पहुंच जाती हैं। पहले इन कोशिकाओं को जो न्यूक्लियाई कहते थे, बाद में ये कोशिकाएं बदलकर अब इनके अलग अलग नाम हो जाते हैं और एक जो पूरी गोल संरचना बनती है इसे कहते हैं भ्रूण कोश या एम्ब्रायो सैक। तो भ्रूण कोश में यदि हम देखें, जो ऊपर वाली 3 कोशिकाएं हैं इनको कहा जाता है सिनर्जिड्स या सह कोशिकाएं। बीच में जो 2 कोशिकाएं हैं इनको कहते हैं पोलर सेल्स या ध्रुवीय कोशिकाएं और नीचे की जो 3 कोशिकाएं हैं इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुख कोशिकाएं। ये कोशिकाएं जो बीच में 2 कोशिकाएं हैं पोलर सेल्स, ये दोनों आपस में फ्यूज होकर ये बना देती हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक। तो अब यदि इसमें ये पूछा जाए कि सह कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो इनमें होती है n हो गई इसमें। अंड कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, इसमें भी n होती है, n हो गई इसमें भी। द्वितीय कोशिका में चूंकि 2 कोशिकाएं हैं, वो दोनों 2 कोशिकाएं आपस में फ्यूज होकर एक कोशिका बना देती है, तो द्वितीय केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 2n और प्रतिमुख कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है n। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो एक पूरे भ्रूण कोश के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। कौन कौन सी हैं? सहकोशिकाएं, अंडकोशिका और नीचे जो है प्रतिमुख कोशिकाएं। तो इसमें अब हम देखें जो है कि क्वेश्चन जो पूछेगा कि 8 केंद्र की भ्रूण कोश के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। अर्थात हमें केवल यहाँ तक चित्र बनाना है, ए से लेकर आई तक। ये चित्र जो है नहीं बनेगा क्योंकि इसमें 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में 8 कोशिकाएं हो गई, तो इसलिए इसको कहा जाता है 8 केंद्र की भ्रूण कोश का विकास। या कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। या कभी कभी क्वेश्चन आता है कि केवल चित्रों की सहायता से समझाइए। तो बस ए से लेकर और हमें आई तक जो है इन चित्रों को बना देना है और बनाने के पश्चात बस इसको जो है इसी क्रम में हमें सेम जो है लिखते चले जाना। अब इसके पश्चात जब हम लोग आगे देखेंगे कि एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना, तो ये पूरी की पूरी संरचना जो है मूवमेंट कर जाती है, पूरी की पूरी संरचना घूम जाती है। अर्थात जो नीचे कोशिकाएं थी वो ऊपर चली जाएंगी और ऊपर वाली कोशिकाएं जो है नीचे की ओर आ जाती। अर्थात ऊपर एंटीपोडल सेल्स और नीचे सहकोशिकाएं तथा अंडकोशिका। तो ये एक क्वेश्चन है इस टॉपिक में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार करना है और तैयार करने के पश्चात ये एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू बच्चों। शेष आगे हम लोग जो है कल देखेंगे।